हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फ्यूल में। मैं हूं शावेज़ खान और लास्ट क्लास में जहां तक हमने पढ़ लिया था उससे हम आगे बढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में। और हमने शुरुआत की थी, एक टॉपिक था हमारा संवैधानिक विकास। हमने समझने की कोशिश की थी कि आखिर ये अंग्रेज़ यहाँ पर क्यों आए, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद क्या किया उन लोगों ने और किस प्रकार से इस देश की व्यवस्था, इस क्षेत्र की जो व्यवस्था थी उसको इन लोगों ने चलाया। और उसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने जो शुरुआत की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम लोगों ने शुरुआत की थी और वहाँ से होते हुए फिर हम चार्टर्स पर पहुँचे और फिर हमने चार्टर ख़त्म किए 1853। तो यहाँ तक हमने चार्टर तक कंप्लीट कर लिया था। हम वहीं से ही आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 1853 के बाद क्या हुआ ये आपको जानना ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें, क्योंकि जो पॉलिटी हमारा जो सब्जेक्ट है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अब आएंगी, आनी शुरू हो रही हैं। धीरे धीरे हम इतिहास से पॉलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए 1853 के बाद जब आप लोग देखते हैं कि 1857 में क्रांति हो जाती है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको सिपाही म्यूटिनी यानी कि सिपाही विद्रोह कहते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, ठीक है। तो जैसा भी रहा हो, हम उसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1857 देखिए 1857 की क्रांति आ जाती है, यानी कि यह क्रांति एक हो जाती है हमारे देश में। तो 1857 की क्रांति में हम लोगों ने देखा कि कैसे हमें एक सहायता मिलती है एंग्लो अफ़गान युद्ध से। एंग्लो अफ़गान युद्ध में जिसमें अंग्रेज़ पहली बार हार गए हैं, ठीक है, और वो हमें पता चल गया है कि अंग्रेज़ अब अजेय नहीं हैं, उन्हें हराया जा सकता है। यानी कि हमारे दिलों में वो चिंगारी जल गई है कि हम इतने से मुट्ठी भर अंग्रेज़ों के हम गुलाम बने हुए हैं, जबकि हम तो बहुत सारे लोग हैं। और वो धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है और उस टाइम के और भी कारण रहे हैं, आप लोग देखते हैं, चाहे वो सहायक संधि वाली बात रही हो जो वेलेस्ली ने शुरू की थी, या लॉर्ड डलहौजी वाली बात रही हो, ठीक है, हड़प नीति जिसको आप लोग कहते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कारण आप लोग देखते हैं, जैसे सामाजिक कारण हो सकता है कि उसमें नस्ल भेद उस टाइम जो चल रहा था उस चीज़ को लेकर, ठीक है, ऊंच नीच जात पात को लेकर जो भेदभाव चल रहा था उससे भी लोग परेशान थे। धार्मिक कारण भी आप देख सकते हैं कि जो ईसाई हो जाता था उसको प्रमोशन मिल जाता था या उसको अच्छा ट्रीट किया जाता था उस टाइम में। तो ये धार्मिक कारण भी रहे हैं, सामाजिक कारण भी रहे हैं, ठीक है, और जो राजनीतिक कारण थे वो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिए। तो ऐसे में जब ये 1857 की क्रांति हो जाती है, अब मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ इतिहास, इसलिए मैं बहुत छोटा सा टॉपिक इसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो 1857 की क्रांति जब हो जाती है तब क्या होता है, तो 1857 की क्रांति में हम लोग भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों को पता है कि अगर भारत ये पूरा क्षेत्र हाथ से चला गया तो यानी कि एक सोने की चिड़िया उनके हाथ से चली जाएगी। तो उन लोगों ने क्या किया, बाहर से जितने भी आसपास के एरियाज़ में उनकी जितनी भी सेना की टुकड़ियाँ थी वो भारत भेज दी जाती हैं। और फाइनली जो ये विद्रोह था, 1857 की जो क्रांति थी उसको दबा दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि हम जीतते जीतते रह गए और वो हारते हारते रह गए। यानी कि एक बात और थी कि अगर हम ये जीत गए होते तो उनकी इस बार नाक बहुत बेहतरीन तरीके से कटनी थी। आप लोग ये सोच सकते हैं कि अगर इस बार उनकी नाक कटती तो क्या होता। तो ये जानबूझ के मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता था जब 1839 में पहली बार अंग्रेज़ यहाँ पर हारे थे अफ़गानिस्तान में, तब उनको जो चार्टर दिया गया था उसमें 20 वर्षों की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन अब जब 1857 की क्रांति में वो हारते हारते रह गए हैं और पूरा क्षेत्र ये भारत उनके हाथ से जाता जाता रह गया है, तो अब क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर राज कर रही है उसके राज को कंटिन्यू रखा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये शासन जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कर रही थी उसको बदल दिया जाएगा और 1857 की क्रांति के अगले ही वर्ष 1858 यानी कि नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल 1858 में कानून आता है जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम। तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ये आ जाता है 1858 में। देखिए एक चीज़ जो आपको इस टॉपिक में समझ लेनी है कि जो भी एक्ट आएगा, जो भी अधिनियम आएगा, उसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो
क्यों आया है। देखिए 1773 में आपने देखा रेगुलेटिंग एक्ट था, तो वो रेगुलेट करने आया था। अमेंडमेंट एक्ट था, यानी कि वो कोई संशोधन करने आया था। उसके बाद चार्टर आए, यानी कि वो तो अनुमति लेकर आए थे और कुछ शर्तें लेकर आ रहे थे। और इस बार यहाँ क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, भारत शासन अधिनियम। इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब यही है कि इस बार शासन में बदलाव होने वाला है, और सिंपली तो भारत शासन अधिनियम आ जाता है। एक्चुअल में क्यों आया, तो आप एक स्टोरी से इसको समझ सकते हैं। छोटी सी कहानी बना देता हूं मैं इसकी। तो इसमें आप लोग ये देखिए, मान लीजिए कि ये विद्रोह हो गया और विद्रोह समाप्त कर दिया गया, दबा दिया गया। जो भारतीय थे जो विद्रोह कर रहे थे उनको मार काट दिया गया, ठीक है, बुरी तरह से इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो उसके बाद मान लीजिए कि महारानी आपसे पूछ रही हैं कि बताइए आप लोगों ने विद्रोह क्यों किया। तो आप लोगों ने बताया देखिए हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है, इनकी ये नीति पसंद नहीं, उनकी ये नीति पसंद नहीं है। तो ये नीतियां किसकी पसंद नहीं है, राज कौन कर रहा था? तो सिंपली बात यही है कि राज जो कर रही थी वो कौन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी तो इसका सीधा सा मतलब है कि ठीक है, फिर महारानी आपसे पूछ रही हैं कि आखिर आपने विद्रोह क्यों किया, और आपने जवाब दे दिया। तो अब महारानी कह रही है कि ठीक है, अगर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का राज करना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, अब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को ही ख़त्म कर देती हूँ, अब मैं डायरेक्ट आप पर राज करूँगी और आपको बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो बेहतरीन चीज़ें यानी कि देश के देखिए इसमें एक बात लिखी हुई थी, भारत को यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देश के शासन को अच्छा बनाने वाला कानून। देखिए आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि ये भी हमें एक तरह से बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है, क्योंकि आपने कहा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी से परेशान हैं, तो महारानी ने कहा कि ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब कौन राज करेगा, महारानी कह रही है मैं खुद ही राज करूंगी। इसका मतलब है कि अब ये डायरेक्टली जो क्षेत्र है वो मेरे कब्जे में होगा और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि अब शासन किसके अधीन चला गया, तो शासन महारानी, यानी कि आप कह सकते हैं क्राउन, ताज, यानी कि जो भी ताज पहनेगा, क्राउन पहनेगा, जो भी वहाँ का राजा महाराजा होगा, महारानी होगी, वो उसके अधीन रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम ब्रिटेन के अधीन हो गए, अब डायरेक्टली हम गुलाम हो गए हैं। अब कोई ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर राज ना करके हम पर राज कौन करेगा, महारानी हम पर राज करेगी। ये घोषणा थी एक्चुअल में, और उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, ठीक है, वो था लॉर्ड कैनिंग, और ये जो घोषणा थी उसने इस घोषणा को इलाहाबाद में पढ़ा था। बाकायदा इस घोषणा को लाया गया था और इलाहाबाद में उसने घोषणा पढ़ी थी, ठीक है, कि ऐसा ऐसा किया जा रहा है, अब आपको विरोध या विद्रोह करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर भारतीयों को शांत रखने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया इसमें, ठीक है, और महारानी के अधीन चले गए। यानी कि किसका शासन शुरू हो गया, ठीक है, महारानी का शासन, या फिर क्राउन का, या फिर ताज का जो शासन है वो शुरू हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो शासन है वो शुरू हो गए हैं, देश के कानून शासन को अच्छा बनाने के लिए ये कहकर कानून लाया गया है, ठीक है। अब बताइए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया है, ठीक है, और महारानी का शासन शुरू हो गया है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर इस व्यवस्था को महारानी खुद देखने तो नहीं आएंगी। अगर खुद देखने नहीं आएंगी तो इसका मतलब इनका कोई प्रतिनिधि होगा जो यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो ये प्रतिनिधि कौन है, देखिए प्रतिनिधि का सिंपल सा एक शब्द है वाइस रॉय। प्रतिनिधि का मतलब ही है वाइस रॉय। अगर ये वाइस रॉय, तो प्रतिनिधि का मतलब है वाइस रॉय। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब यहाँ पर एक पदनाम बदलने वाला है, और अब जो यहाँ पर प्रतिनिधि राज करेगा, यानी कि महारानी का जो राज है उसको यहाँ पर चलाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसरॉय। देखिए ये शब्द ये आया पूरा का पूरा, ये वाक्य बन गया एक तरह से, भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसरॉय। यानी कि जो पहले अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, उस टाइम आप ये सोच सकते हैं ब्रिटिश भारत, ठीक है। तो जो ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब वो ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल
एवं वॉइस रॉय कहलाएगा, यानी कि ये शब्द एक्स्ट्रा जुड़ गया है। और वॉइस रॉय का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं, प्रतिनिधि, यानी कि महारानी का प्रतिनिधि। सिंपल फॉर्म में, इसको शॉर्ट फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो आप सीधा सा लिख देते हैं, ठीक है, कि भारत का वॉइस रॉय। तो ये भारत का वाइस रॉय, तो भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइस रॉय, एक्चुअल में ये है नाम, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं भारत का वाइस रॉय। और आपको पता है कि भारत का पहला वाइस रॉय कौन बन गया था? अभी अभी मैंने आपको बताया, ये घोषणा किसने पढ़ी थी? उस टाइम का गवर्नर जनरल था जो, वो था लॉर्ड कैनिंग। तो फिर यानी कि भारत का जो वाइस रॉय बन गया वो कौन बन गया? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो अब एक बार रिवाइज करके देखें तो आपको पता चलता है कि सबसे पहले जो पोस्ट बनी थी जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तब 1773 में बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखते हैं कि दूसरी बार पोस्ट कब बदली, तो आप देखते हैं 1833, जब बंगाल की जगह भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और अब ये 1858, यानी कि जब अब आपको दिख रहा है कि भारत का वाइस रॉय बनाया जा रहा है, या फुल फॉर्म आप कह सकते हैं भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइस रॉय। तो यानी कि ये तीन आपको याद रखने हैं, एक में बंगाल है, एक में भारत है, और इसमें भी भारत है लेकिन इसमें वाइस रॉय है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बार ऐसे पोस्ट बदली हैं, यानी कि अब महारानी का शासन शुरू हो गया है। अब दोबारा देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका है, ठीक है, समाप्त हो गया है। तो क्या उन संस्थाओं की ज़रूरत है जो इनके शासन पर नज़र रखने के लिए बनाई गई थी? आप याद करिए कि यहाँ पर 2 संस्थाएं बनाई गई थी, ठीक है, एक थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, 2 संस्थाएं आप 1773 वाले एक्ट में, ठीक है, और 1784 वाले एक्ट में इसको समझ सकते हैं। 1773 वाले एक्ट में और 1781 वाले एक्ट से आप इनको समझ सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों जो कंपनी के शासन पर नज़र रखती थी। अब जब कंपनी का शासन ही नहीं रहा तो किस बात की नज़र रखना है और क्या काम इन संस्थाओं का, यानी कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों संस्थाओं को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब इनकी भी ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्टली महारानी का शासन चलेगा, जो वो कहेंगी वहाँ से लिखकर यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आकर लागू कराएगा। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होती है, एक पोस्ट, एक नया पद। आप ये समझिए, एक नया पद बनाया जा रहा है, लेकिन ये पद यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है, ये पद बनेगा लंदन में। अब देखिए, महारानी किसके माध्यम से चीज़ों को कर रही हैं? तो आपको पता है वहाँ पर संसद है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसके माध्यम से चीज़ों को किया जा रहा है, नाम महारानी का है। ठीक है, तो अब क्या वहाँ पर ये खुद पूरे भारत को देख सकते हैं, पूरे भारत के मामलों को समझ सकते हैं? तो इतने बड़े भारत को संभाल पाना बहुत मुश्किल काम है, समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक नया पोस्ट बनाई गई है लंदन में, जिसका नाम है भारत सचिव, जिसको भारत मंत्री भी कहा जाता था। ठीक है, भारत राज्य सचिव या भारत सचिव, एक्चुअल में ये एक कैबिनेट मिनिस्टर था। आप ये सोचिए, ये क्या था? एक कैबिनेट मंत्री था। आज भी आप लोग जानते हैं मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, किसी के पास रेल मंत्रालय है, किसी के पास गृह मंत्रालय है, किसी के पास, ठीक है, विदेश मंत्रालय है, सबके पास मंत्रालय हैं। ठीक है, तो जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनके पास आप लोग यहाँ पर मंत्रालय देखते हैं। तो यहाँ पर ये आया है भारत सचिव, क्या है? कैबिनेट मंत्री है। तो क्या देखेगा आखिर ये? तो आपको इस नाम से समझ जाना है ये किसके मामले देखने वाला है। ये एक्चुअल में भारत के मामले देखने के लिए बनाया गया एक कैबिनेट मंत्री है, जिसका नाम वहाँ पर है भारत सचिव। ठीक है, तो ये भारत सचिव बनाया गया। और अब ये भारत सचिव यानी कि जो मंत्री होते हैं, आप लोगों को पता है यहाँ पर भी, अपने यहाँ मान लीजिए कोई रेल मंत्री है, ठीक है, विदेश मंत्री है, तो वो अकेला सब कुछ नहीं देख सकता, उसके लिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट होता है, पूरा के इतने सारे IAS अधिकारी, ठीक है, और सचिव वगैरह इतने सब लगे होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप समझिए, अगर मंत्री बना है तो उसकी हेल्प के लिए तो कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट और कुछ ना कुछ सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, और वो सिस्टम बनाया गया, यानी कि भारत सचिव के साथ एक काउंसिल बना दी गई जो इसकी हेल्प करती। ठीक है, वो कहलाएगी परिषद। ठीक है, काउंसिल किसकी परिषद है? भारत सचिव की परिषद। ठीक है, और यह परिषद कितने सदस्यीय है? तो 15 सदस्यीय। तो ये भारत सचिव जो है, ठीक है, तो भारत सचिव बना दिया गया और उसके साथ एक परिषद लगा दी गई, 15 सदस्यीय परिषद।
तो अब आपको यह समझना है कि 1858 के अधिनियम ने आखिर क्या किया। बिल्कुल अपने नाम के मुताबिक, नाम क्या है, शासन अधिनियम। इसका मतलब है कि वो शासन बदलने आया और उसने एक्चुअल में शासन बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, महारानी या क्राउन का शासन शुरू। ठीक है, महारानी विक्टोरिया थी उस टाइम। महारानी विक्टोरिया का जो आदेश आया था, घोषणा आई थी, उसको मैंने आपको बताया इलाहाबाद में पढ़ा गया था, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ठीक है, प्रतिनिधि शब्द जुड़ेगा, प्रतिनिधि मतलब वाइसरॉय है। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत का आप गवर्नर जनरल है, वाइसरॉय ये नाम हो जाएगा। ठीक है, और भारत का वाइसरॉय कौन बन रहा है, पहला लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, और क्या हुआ, एक नया पद कहाँ बना, लंदन में बना। ठीक है, जो भारत सचिव है और उसके साथ 15 सदस्यीय परिषद लगाई गई। और आपको पता है जब कंपनी का शासन समाप्त, तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी, जो संस्थाएं थी ये दोनों, इनको भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1858 का कानून। तो 1858 के कानून के बाद क्या हुआ, तो भारतीयों को एक तरह से लालच दिया गया है कि आप लोग शांत रहिए, आप लोग विरोध ना करिए, आप लोग विद्रोह ना करिए, अब हम शासन चलाएंगे और हमारा शासन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो भारतीयों ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ठीक है आपको भी देख लेते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग देखें तो 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, पर बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो वाइसरॉय था वो वही है, अधिकारी वही हैं, बस कुछ नई चीज़ें होनी हैं। ठीक है, वो कुछ हो नहीं रही हैं। कुल मिलाकर जो लूटने का काम यहाँ पर चल रहा था वो कंटिन्यूएशन में है, वो चल रहा है। सिर्फ नाम हटाया गया है, किसका, इसका। डायरेक्टली हम बस गुलाम बन गए हैं, इतना ही हुआ है। तो इसके बाद जब अब कुछ नहीं हुआ, तब आप याद करिए, अब आपको बस अगर आपको आगे के अधिनियम याद रखने हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी होगी और आपको सारे अधिनियम आगे के पता चल जाएंगे क्या होंगे। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। चलिए, तो आगे के अधिनियम में अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ ही सालों में, मतलब 1-2 सालों में, इस 1858 के कानून आने के बाद 1-2 सालों में ही हमें पता चल गया कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो हमने कहा कि अगर ऐसा ही है तो हमें कुछ दीजिए। जैसे कि आप ये समझिए 1853 का कानून याद करिए, जो मैंने आपको पढ़ाया था। 1853 में एक परिषद बनाई गई थी जिसका नाम था भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी हुई है सेंट्रल। ठीक है, तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल। ठीक है, तो ये बनी हुई है। तो इसमें आप लोगों को पता है ये बनाई गई किसके लिए है, तो सिंपली आपको पता है कि क्या करना है, कानून बनाना है। इसका काम है कानून बनाना। तो अगर ये कानून बना रही है और आपके लिए, मतलब हम भारतीयों के लिए कानून बनाया जा रहा है, और आपको ये पता चलता है कि इसमें एक भी भारतीय नहीं है, और जब इसमें एक भी भारतीय नहीं है, तो क्या ये गोरे लोग बैठकर हम भारतीयों को समझ सकते हैं, या हम भारतीयों के लिए कानून बना सकते हैं, कि जब इनके पास अब इतना बड़ा भारत है, ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्र है कि हमारे यहाँ तो हर जगह छोटी छोटी दूरी पर ही आप लोग देखते हैं लैंग्वेज यानी कि भाषा बदल जाती है, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। ठीक है, समाज भी बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें, जो संस्कृति है वो बदल जाती है। तो हर एक की अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो इस हिसाब से ये कैसे कानून बनाएंगे जब इनको समझ है ही नहीं। तो हमने एक डिमांड रखनी शुरू की। ठीक है, इसी से ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब क्यों, आखिर हमने ये डिमांड अब क्यों रखी, इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखिए, पहले जब हम गुलाम बने हुए थे 1858 से पहले की अगर मैं बात करूं, तो हम लोग इनके सामने बोलते तक नहीं थे, मुंह तक नहीं खोलते थे, क्योंकि हम डरे हुए थे, हम डरते थे एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब 1839 में वहां पर अफगानिस्तान वालों ने हरा दिया, तब हम में जान आई कि वो हरा सकते हैं तो हम भी हरा सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, और विद्रोह तो आपने देख ही लिया कि हमने विद्रोह कर दिया। और जब हमने बोलना शुरू कर दिया तो हम डिमांड रखेंगे, और हमारी डिमांड क्या होनी चाहिए, जब आपको पता है कि इस केंद्रीय विधान परिषद में कोई भी भारतीय नहीं है, सब गोरे लोग हैं, तो ऐसे में हमारी डिमांड क्या होनी चाहिए कि इसमें भारतीयों को शामिल किया जाए। यानी कि डिमांड क्या है, आपको ये याद रखना है कि ये जो भारतीय हैं इनको जो शामिल किया जाए।
तो जो भारतीय इसमें जो शामिल किए जाएं भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में, तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय शामिल किए जाएं, क्या ये इस मांग को वो लोग इतनी आसानी से मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल वैसा होने वाला है जैसा आप लोग करते हैं छोटे बच्चे के साथ, ठीक है। जब कोई छोटा बच्चा आपसे रोते हुए चॉकलेट मांगता है और आपको उसको नहीं देनी है चॉकलेट, तो आप क्या करते हैं, ठीक है। वो जब बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है तो और आपके ऊपर दबाव है, तब आप एक काम करते हैं, एक चॉकलेट का रैपर लेते हैं और उसके अंदर एक छोटी सी टॉफ़ी डालकर उस बच्चे को दे देते हैं। तो बाहर से देखने में वो क्या लग रहा है, ठीक है, वो बाहर से देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चॉकलेट है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर क्या है, तो आपको पता है कि उसके अंदर तो टॉफ़ी है। जब आप उसको खोलेंगे तो उसके अंदर से क्या निकलना है, टॉफ़ी। बस मेरी ये जो लाइनें अभी मैंने बोली चॉकलेट और टॉफ़ी वाली, ये आप याद रखिएगा, आप ये समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए हमारी डिमांड क्या है, भारतीयों को शामिल किया जाए, यानी कि इसके अंदर भारतीय शामिल किए जाए। हमारी डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो अगर किस में शामिल किया जाए, विधान परिषद में, तो अगर हमारी डिमांड है ये परिषद में शामिल किया जाए, तो अब जो कानून आएंगे वो ये कहलाएंगे। भारतीय परिषद अधिनियम। ये क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये जितने भी अभी कानून आने वाले हैं, ठीक है, ये इस परिषद में चेंज करने के लिए आएंगे, क्योंकि हमारी डिमांड है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट है, यानी कि परिषद में चेंज करने आया है, ठीक है। तो 1861 है, उसके बाद 1861 के बाद आप देखेंगे ये 1892 में, 1892 में भी आएगा, 1892 के बाद ये 1909 में भी आएगा, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, यहाँ भी 1892 और उसके बाद 1909 में। और डिमांड आपको याद रखनी है, ठीक है, भारतीयों को शामिल किया जाए, ये हमारी डिमांड है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, भारतीयों को शामिल किया जाएगा, और ये कानून ला दिया 1861 में ये कानून आया, और ये कानून आते ही कहता है कि ठीक है, भारतीयों को शामिल किया जाता है, ठीक है, यानी कि इस कानून से भारतीयों को शामिल कर लिया गया, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि चॉकलेट है वो चॉकलेट, लेकिन आप खोलेंगे तो क्या निकलने वाली है, टॉफ़ी, यानी कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, ठीक है। तो भारतीयों को शामिल किया गया, इसकी डिटेल्स अभी हम एक एक करके देखेंगे, तब देखेंगे। अभी मैं सिर्फ एक बेस लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको समझ बन जाए कि कैसे बढ़ी हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये भारतीयों को शामिल कर लिया गया, ठीक है। और जब देखा गया कि अरे चॉकलेट मिल गई है, लेकिन बाद में खोल के देखा तो टॉफ़ी, यानी कि कहने का मतलब है इन्होंने क्या किया, मनोनीत, नॉमिनेटेड मेंबर, यानी कि भारतीयों को शामिल तो किया गया, लेकिन अपनी मर्जी से किसी 2-3 को उठाकर इन लोगों ने उस काउंसिल में शामिल कर लिया। अब मुझे एक बात बताइए, कोई अपनी मर्जी से अगर ये लोग किसी भारतीय को उठाकर शामिल करेंगे तो अपने ही चापलूस को करेंगे, ठीक है, जो इनके लिए काम करेगा उसी को करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपने ही आदमियों को इन लोगों ने क्या किया, शामिल कर लिया, मनोनीत यानी कि नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और, जो इंडियन शामिल किए गए वो कैसे हैं, गैर सरकारी। तो गैर सरकारी का सिंपल सा मतलब है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है। इस गैर सरकारी है, इसका मतलब कोई भी पावर नहीं मिलने वाली है। जो सरकारी लोगों को पावर है, बोलने तक की पावर, यानी कि बड़ी चीज़ों पर बहस करने तक की पावर इनके पास नहीं होने वाली है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे क्या हुआ, अब सिंपल सी बात है कि जब हमें ये पता चला, हमने वो रैपर खोला, हमने देखा कि उसके अंदर टॉफ़ी थी, तो अब हमने क्या किया, हमने कहा ये तो आपने बेवकूफ़ बनाया हमें तो चॉकलेट ही चाहिए। इसका मतलब है हमने क्या कहा कि जो भारतीय शामिल किए जाएं, ये आपका तरीका सही नहीं है। कैसे शामिल किए जाएं, ये मनोनीत नहीं चाहिए, हमें मनोनीत नहीं चाहिए। कैसे शामिल किए जाएं, भारतीय शामिल किए जाएं, डिमांड कंटिन्यू है, लेकिन कैसे शामिल किए जाएं, मनोनीत नहीं, निर्वाचित का मतलब है इलेक्टेड, यानी कि चुने हुए, कि इलेक्टेड चुने हुए होने चाहिए, और ये सरकारी होने चाहिए, ठीक है, चुने हुए होने चाहिए और सरकारी होने चाहिए। लेकिन अब इनकी बात मानने वाला कौन है, उस टाइम भारतीयों की बात मानने वाला कौन है, और ये डिमांड जो चल रही थी इसको कोई भी नहीं मान रहा है, यानी कि वो अंग्रेज नहीं मान रहे हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पर जब हम भारतीय लोग जो डिमांड कर रहे हैं, उन्हें ये पता चलता है कि हम अलग अलग जाएंगे तो वो लोग नहीं मानेंगे, हमें जुड़ना पड़ेगा, हम एक दूसरे के साथ जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक इनके ऊपर दबाव नहीं आएगा। और फाइनली डिमांड करने वाले लोग जुड़ गए, और
1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक कांग्रेस का गठन कर लिया, यानी कि एक ग्रुप का, एक समूह का गठन कर लिया कि हम लोग इकट्ठे होकर चलेंगे। और ग्रुप का नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो 1885 में गठन हो गया। अब इन लोगों ने क्या किया? अब ग्रुप बन गया। अब ग्रुप बनाकर ये लोग मांगने जा रहे हैं, डिमांड रखने जा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। तो अब अंग्रेजों के ऊपर जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता गया, अंग्रेजों के ऊपर जो दबाव था वो बढ़ता गया। अब अंग्रेजों के ऊपर जब दबाव बढ़ता गया, तब जाकर यहाँ पर देख लीजिए कितने सालों की कहानी है, 31 साल हो चुके हैं। और यहाँ पर 1885 आने के बाद, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के कुछ समय बाद ही, यहाँ पर 6-7 साल के बाद ही आप लोग देख रहे हैं इनको एक कानून लाना पड़ा। ये एक मजबूरी थी, वरना 1861 से लेकर और 1885 तक इन पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं था। पर ये कांग्रेस ने जो दबाव बनाया, उसकी वजह से इनको ये कानून लाना पड़ा। और डिमांड आपको पता ही है कि भारतीय शामिल किए जाएं, ठीक है। कैसे शामिल किए जाएं? निर्वाचित होने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आज के बाद जो भारतीय होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे? चुने हुए होंगे, यानी कि आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे, ठीक है। तो चुने हुए होंगे, निर्वाचित होंगे, ठीक है। लेकिन हालांकि इन्होंने सरकारी नहीं किए थे, इनको थे गैर सरकारी ही, ठीक है, गैर सरकारी ही थे। पर इन्होंने कहा कि ठीक है, इनडायरेक्टली ये चुने हुए होंगे। अब हमें लगा कि अरे वाह, हमारी तो बात मान ली गई, यानी कि फिर से आपको वही है कि अब रैपर खोलना है, आपको लग रहा है चॉकलेट मिल गई है। लेकिन एक्चुअल में जब आपने फिर से खोला तो आपको पता चला क्या? कि इसमें तो फिर से टॉफ़ी है। टॉफ़ी में क्या? एक तो आपको खोलते ही पता चला कि ये तो गैर सरकारी ही हैं, ठीक है। और दूसरा, निर्वाचित कैसे? तो आपको पता है निर्वाचन 2 तरह का होता है, चुनाव 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और यहाँ पर जो इलेक्शन इस्तेमाल किया गया वो था अप्रत्यक्ष, यानी कि जिसको आप परोक्ष भी कहते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखिए, अब इनडायरेक्ट इलेक्शन थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पर। अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि जनता वोट नहीं करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब जनता किसी को चुनती है, जनता खुद वोट करती है, तब उसको प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। लेकिन जनता वोट ना करे और जनता की जगह कोई और वोट कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है, तो जनता की जगह अगर कोई और वोट कर रहा है तो फिर वो कैसा इलेक्शन कहलाता है? अप्रत्यक्ष इलेक्शन कहलाता है। तो ये वाइस रॉय के पास ये पावर थी। वाइस रॉय ने कहा कि ठीक है, आप लोग अपने में से किसी एक को ऐसा चुन लीजिए। तो उन लोगों ने अपने में से किसी एक को चुन लिया और उसके बाद यहाँ पर अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, यहाँ पर जो मेंबर है इंडियन वो आ गए, ठीक है। तो एक तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो इंडियन जो भारतीय हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और इलेक्शन भी आ गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष है। इससे भी हम खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि वही है, अभी टॉफ़ी निकली है और हम इससे खुश होने वाले नहीं हैं। बोलने की पावर यानी कि बजट पर बहस, तो ये बहस करने की पावर भी मिलनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से बहस करने की पावर मिली, लेकिन उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं आप, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चंस पूछने की अनुमति है। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल भी भारतीयों को बोलने नहीं देना चाहते थे। वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि भारतीयों को पता चले कि शासन में क्या चल रहा है, पैसा किधर से आ रहा है, किधर को जा रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है, वो नहीं बताना चाहते थे। इस वजह से ऐसा किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब फिर से अपनी मांग पर आ जाइए। तो हमारी डिमांड पहले थी भारतीय शामिल किए जाएं, इन्होंने किए भारतीय शामिल हो गया, लेकिन तरीका गलत था। हमने डिमांड बदल दी, हमने कहा कि निर्वाचित होने चाहिए, तो इन्होंने कहा कि ठीक है निर्वाचित होंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसे निर्वाचित होंगे। हम फिर से खुश नहीं हुए, हमने कहा कैसे निर्वाचित होने चाहिए, तो हमने कहा इस बार प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहिए, यानी कि हमें कैसा चाहिए? डायरेक्ट इलेक्शन चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर होंगे। अब डायरेक्ट अगर इलेक्शन हमें चाहिए तो आप लोग ये सोचिए कि क्या ये हमें प्रत्यक्ष रूप से चुन सकते हैं? लेकिन इन लोगों ने एक तरीका निकाला। देखिए, अब जैसे ही हमारी डिमांड बदल चुकी है, तो जैसे ही हमने ये चीज़ें देखी और हमने अपनी डिमांड बदली, तो इन लोगों ने क्या किया? जैसे ही हमने अपनी डिमांड बदली तो आप लोग ये देखते हैं कि 1892 के बाद एक्चुअल में इन पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि कांग्रेस का आकार बढ़ता जा रहा था। तो जैसे ही कांग्रेस का आकार बढ़ता जा रहा था और इन लोगों पर दबाव बन रहा था, तो इन लोगों ने सोचा कि इतने सारे लोग अगर एक साथ आ रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव बन रहा है, तो क्यों ना इन लोगों को तोड़ दिया जाए, क्यों ना इन लोगों को अलग कर दिया जाए। और
फूट डालो राज करो। तो इन पर फूट डालनी ज़रूरी हो गई क्योंकि ये जुड़ रहे थे। तो अब फूट डालने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया 1905 में, 1905 में। तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, जिसमें आपने देखा कि ये बांग्ला भाषियों को अलग कर दिया गया, मुसलमानों को अलग कर दिया गया, ठीक है, गैर बांग्ला भाषी जो हैं हिंदू हैं, ठीक है, गैर मुस्लिम हैं, उनको अलग कर दिया गया। तो ऐसे में जब आप ये देखते हैं कि उन लोगों को अलग अलग, यानी कि बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन होता है, यानी कि तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो इस तोड़ने की कोशिश में क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, वो चाहते थे कि ये लोग फूट पड़ जाए इन लोगों में और ये अलग अलग हो जाएं, भले धर्म के नाम पर ये लोग बट जाएं, पर कैसे भी बटे पर बट जाए, ठीक है, फूट डालेंगे तभी राज कर पाएंगे, वरना ये लोग जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे हिसाब से तो कांग्रेस बहुत बड़ी हो जाएगी, दबाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या किया, 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ उनको? देखिए, जो लोग समझदार थे वो लोग समझ गए, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे और दूसरे हों, ठीक है, जो लोग समझदार थे वो समझ गए कि यहाँ पर फूट डालो का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो इसमें से भी फ़ायदा उठाना चाहते थे उन लोगों ने फ़ायदा उठाया, और बहुत सारे मुसलमान जो समझदार थे वो तो समझ गए कि ये फूट डालो राज करो की नीति है, और उन लोगों ने विरोध कर दिया। आप लोगों ने देखा कि उसमें स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, ठीक है, और फाइनली ये स्टेप उन लोगों को बाद में वापस भी लेना पड़ा, बंगाल विभाजन वाला बंग भंग करके। तो आप लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ जो किसको फ़ायदा हुआ, तो यहाँ पर देखते हैं जो फ़ायदा उठाने वाले लोग थे उन लोगों ने फ़ायदा उठाया, ठीक है, और इसी का ही एक रीज़न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये रिज़ल्ट आप कह सकते हैं, इसका एक रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाता है कि 1906 में एक दूसरी संस्था जन्म ले लेती है, मुस्लिम लीग। यानी कि कुछ मुसलमान जो फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, कुछ जो समझदार थे वो तो समझ गए थे, लेकिन कुछ हर जगह कुछ लोग हैं जो इस तरह का फ़ायदा उठाना जानते हैं, चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों ने एक नई संस्था बना ली कि अब तो मुसलमानों का क्षेत्र अलग हो गया है, बंगाल विभाजन हो गया है, तो उसमें हम नई पार्टी बना लेंगे और हम मुस्लिम लीग क्यों, मुसलमानों के लिए, ठीक है, और हम उसमें चुनाव लड़ेंगे और अब तो हम मालामाल हो जाएंगे। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग एक नई पार्टी का गठन इस तरह से कर लिया गया, और अब बंगाल विभाजन तो वापस हो गया, ठीक है, लेकिन आप लोग ये देखते हैं कि ये जो मुस्लिम लीग बन गई और ये दो संस्थाएं हो गई, तो अब एक चीज़ तो तय है, अंग्रेज़ किससे परेशान हैं, तो अंग्रेज़ फ़िलहाल इंडियन नेशनल कांग्रेस से परेशान हैं। तो फिर अंग्रेज़ क्या करेंगे, किसको बढ़ावा देंगे, तो अंग्रेज़ किसको बढ़ावा देंगे, मुस्लिम लीग को बढ़ावा देंगे, क्योंकि जैसे ही कोई आईएनसी कोई मांग करेगी, मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई मांग करेगी, तो वो कहेंगे कि नहीं मुस्लिम लीग तो ये कह रही है, तो हम आपकी बात नहीं मान सकते क्योंकि दूसरी पार्टी कुछ और कह रही है। तो बस ये दो पार्टियों का भिड़ाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, दोनों की अलग अलग डिमांड शुरू हो जाएंगी। तो वो लोग, ये सब रचा रचाया चीज़ें थी वो इसलिए ताकि भारतीयों की बात को नहीं माना जाए और अपने राज को कंटिन्यू किया जाए। ये अंग्रेज़ों की चाल थी सब। और अब यहाँ पर जब डिमांड बढ़ने लग गई प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए, तब आप लोग देखते हैं 1909 की 1909 में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर भारतीयों को शामिल करने के लिए पहली बार आप देखते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो जाती है, डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हो जाती है, यानी कि हमारी डिमांड मान ली गई है। तो लेकिन जब हमारी डिमांड मान ली गई यहाँ पर, तो क्या आपको मैंने बताया था चॉकलेट के रैपर में आपको टॉफ़ी मिलनी तय है, ठीक है। तो अब इसको खोल के देख लेते हैं। जैसे ही हमने इसको खोला तो पता चला प्रत्यक्ष निर्वाचन तो मिल गया, डायरेक्ट इलेक्शन तो मिल गया, सरकारी हो जाएंगे अगर निर्वाचन से हो गए, तो एक चीज़ तो हो गई। लेकिन जब देखा तो क्या हुआ, तो हमें ये पता चला कि निर्वाचन कैसा होगा, सांप्रदायिक होगा, बस कम्युनल इलेक्शन होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन। देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन के नाम पर सांप्रदायिक निर्वाचन होगा, ठीक है, पृथक निर्वाचन होगा, आप इसको कह सकते हैं। पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें पृथक निर्वाचन या फिर सांप्रदायिक निर्वाचन। देखिए ये क्या है, ये क्या नई चीज़ आ गई है, ठीक है। ये चॉकलेट, ये किस तरह की टॉफ़ी है, ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन में एक्चुअल में क्या होता था, ठीक है। इन लोगों ने कहा कि आज के बाद मान लीजिए इस तरह से, यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए इस तरह का क्षेत्र है भारत में, और इस तरह के क्षेत्र में इन्होंने कहा कि कुछ सांप्रदायिक निर्वाचन होगा, पृथक निर्वाचन होगा, कि मान लीजिए कि ये लीजिए
इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में जहाँ पर भी ये मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ पर मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर चुनाव कौन लड़ेगा? मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगा, ठीक है, और वोट भी वही करेंगे, ठीक। तो ऐसे में इन लोगों का मतलब क्या था, कौन सी पार्टी जीत जाए? सिंपल सी बात ये समझिए, जब मुस्लिम खड़े होंगे तो इनको लगता था मुस्लिम लीग के मुस्लिम जो होंगे उम्मीदवार वो खड़े हो जाएंगे, और मुस्लिम उम्मीदवार जब खड़े होंगे तो मुस्लिम लीग जो है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, वो पार्टी इसको टक्कर दे पाएगी, इसको टक्कर दे पाएगी, तो दोनों पार्टियों को ही आपस में भिड़ाते रहेंगे और हमारा राज चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इनको क्या पता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनके भी मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और मुस्लिम लीग को ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाएंगी, बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सीटें मिल जाएंगी। लेकिन अब आप इस चीज़ को समझिए कि सांप्रदायिक निर्वाचन में हुआ क्या। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर रहने वाला मुस्लिम क्या सोच रहा है, सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर रहने वाला मुस्लिम सोचता है कि अब मैं इस बाकी क्षेत्र में क्या रहूँ, यहाँ चलता हूँ अपने क्षेत्र में जात पात धर्म ये उस समय भी था और आज भी है, क्योंकि आज भी आप लोग देखते हैं अपने धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कि उम्मीदवार में कौन खड़ा है, ठीक है, उस हिसाब से आप वोट दे देते हैं कि अपने धर्म का है तो उसको वोट दे देते हैं। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी उस टाइम था। तो यहाँ पर रहने वाला मुसलमान ये सोच रहा है कि अब मैं यहाँ चलता हूँ कि यहाँ अपना कैंडिडेट होगा, अपना कैंडिडेट, ठीक है, यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट होगा। और यहाँ पर रहने वाला हिंदू क्या सोच रहा है, यहाँ पर रहने वाला नॉन मुस्लिम क्या सोच रहा है, यहाँ पर रहने वाला नॉन मुस्लिम ये सोच रहा है यहाँ से चलता हूँ, अब यहाँ तो अपना कैंडिडेट ही नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी और यहाँ से जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इधर आ जाएंगे। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम ये सोच रहे हैं कि वो यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर रहने वाले जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो दो क्षेत्र हैं, ठीक है, इन दो क्षेत्रों में आपको पता चला कि ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, इनमें मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे मुसलमानों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि बाद में एक क्षेत्र और ये दो क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र मिलकर ये मुस्लिम लीग एक नए अलग देश की ही डिमांड करना शुरू कर देगी। और वो डिमांड क्या होगा, ठीक है, आपको पता है किस चीज़ की डिमांड शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान की डिमांड शुरू हो जाएगी, एक अलग देश की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बढ़ गए हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर अंग्रेज़ यहीं पर नहीं रुके, आपको ये और समझ लेना है अंग्रेज़ों ने क्या किया। 1909 के बाद एक सिंपल सा भी, क्योंकि मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ और आपको वहाँ तक लेके जा रहा हूँ, तो आप ये समझिए कि 1909 के बाद जब 1919 वाला एक कानून और आता है, ठीक है, मॉर्लेमेंटो एक्ट, बात करेंगे, ठीक है, तब इसमें आप लोग देखेंगे कि यही प्रत्यक्ष सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है, सिखों के लिए भी किया जाएगा, सिख ईसाइयों के लिए भी किया जाएगा। और बाद में ऐसे ही क्षेत्र सिखों के लिए भी बन जाएंगे। मान लीजिए ये क्षेत्र अब सिखों का हो गया है, ठीक है, यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, सिख ही चुनाव लड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर सिखों की संख्या बढ़ जाएगी और बाद में ये जो सिख यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, इनमें से भी कुछ लोग वही हैं जो फ़ायदा उठाने वाले हर जगह मौजूद हैं। अब कुछ सिख जो यहाँ पर फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि हम भी अलग से देश की मांग करें, ठीक है, और वो मांग करना शुरू कर देंगे किसके, खालिस्तान। यानी कि मुसलमानों ने अगर पाकिस्तान की डिमांड की तो फिर जो सिख थे उन लोगों ने खालिस्तान की डिमांड की। कुछ लोग जो हर जगह होते हैं, ठीक है, फ़ायदा उठाने वाले, उन लोगों ने ऐसा किया, चाहे वो मुसलमानों में हो रहे हों, चाहे वो सिखों में रहे हों, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आगे तक कहानी बहुत लंबी है, मैं धीरे धीरे अब इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया है जो मैंने समझाने की कोशिश की? पहले हमने जो बेसिक समझा है कि जो 1858 का कानून आने के बाद जब कुछ भी नहीं बदला तो हमने एक डिमांड की कि कम से कम इस कानून बनाने वाली संस्था यानी कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को शामिल कर दिया जाए, क्योंकि वो लोग भारत को अच्छी तरह से जानते हैं और वो लोग हमारे लिए कम से कम ढंग के कानून तो बना पाएंगे। तो ऐसे में ये डिमांड रखी गई थी कि भारतीय को शामिल किया जाए, भारतीय शामिल किए जाएँ, और इन लोगों ने वो डिमांड माननी शुरू की और भारतीयों को शामिल किया। पर करने का जो तरीका है वो आपको पता चल गया कि ये करने का तरीका कैसा था, ठीक है। तो मनोनीत और गैर सरकारी पहले शामिल किया, हम खुश नहीं हुए, चॉकलेट की जगह हमें टॉफ़ी मिल गई,
तो हमने ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना के डिमांड की तो इन्होंने मानी तो फिर भी देखा निर्वाचन, लेकिन कैसा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, गैर सरकारी। ठीक है, तो हम फिर भी खुश नहीं हुए, हमने फिर से डिमांड बदल दी। डिमांड क्या हुई, प्रत्यक्ष निर्वाचन की डिमांड। ठीक है, लेकिन इससे पहले प्रत्यक्ष निर्वाचन को माना जाता, इससे पहले इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ये लोग जो जुड़ रहे हैं इनको कैसे तोड़ा जाए, और तोड़ने के इन लोगों ने क्या किया, 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, हिस्ट्री में आप लोग कहेंगे तो कमेंट में लिख देंगे, तो आपको मैं अलग से ये चीज़ें ले लूँगा। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ, आंदोलन हुए जो होंगे, ठीक है, आधुनिक भारत वाली कुछ चीज़ें हैं। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ उसका रिजल्ट ये आया कि 1906 में एक नई संस्था बन गई, आप नया ग्रुप बन गया, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग के नाम से, और जिसको किसकी शय प्राप्त थी, यानी कि बैकग्राउंड में किसका सपोर्ट इनको मिल रहा था, तो अंग्रेज़ों का सपोर्ट इनको मिल रहा था। और इसको बड़ा करने के लिए इन लोगों ने सारा का सारा खेल रचा। ठीक है, और प्रत्यक्ष निर्वाचन लेकर आए। ठीक है, कैसा निर्वाचन, सांप्रदायिक कम्युनल इलेक्शन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अब देखते हैं कि बहुत सारी और भी चीज़ें हुई होंगी इनमें। ठीक है, तो ये एक बेस था, अब हम देखते हैं एक एक करके इनको। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है,